नमस्कार दोस्तों, सुल्तान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज जिस सुल्तान की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे खिलजी वंश के स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बलबन की मृत्यु के बाद सल्तनत में एक बार पुनः अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी। दरबार षड्यंत्रों से भर चुका था। इस षड्यंत्र के मध्य दो दल आपस में भिड़ जाते हैं, तुर्की दल और खिलजी दल। इसमें खिलजी दल विजय होता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो इस समय आरिज ए मुमालिक के पद पर स्थापित था, वह दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। जिस समय वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है उस समय उसकी आयु 70 वर्ष के आसपास हो चुकी थी। परंतु उसके सामने चुनौतियां बड़ी थीं। दिल्ली की जनता खिलजियों को तुर्की नहीं मानती थी। जैसा कि समकालीन इतिहासकार बर्नी का भी मानना है कि बलबन के वंश के पश्चात तुर्की की सत्ता दिल्ली सल्तनत से हट चुकी थी। परंतु आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। उनका मानना था कि खिलजी अफगानिस्तान में लंबे समय तक रहे थे, जिसके कारण अफगानों के गुण उनमें व्याप्त हो चुके थे। यही कारण था कि दिल्ली की जनता उन्हें अफगान समझती थी। अपनी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने एक बेहद ही उदार नीति प्रस्तुत की। उसकी इस उदार नीति के पीछे उसकी आयु भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। वह, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए वह जो नीति उसने प्रस्तुत की वह शांति और उदारता की थी। अपनी शांति और उदारता की नीति के तहत वह अपने विद्रोहियों के प्रति भी शांति या उदारता की नीति अपनाता था। इसी का एक उदाहरण 1292 में देखने को मिलता है, जब मलिक छज्जू नामक एक व्यक्ति के विद्रोह को जलालुद्दीन खिलजी माफ कर देता है। कारण वह यह देता है कि वह अपनी सत्ता के लिए किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहा सकता है। परंतु उसकी इस उदार नीति से खिलजी सरदार रोष में थे। उसका सबसे बड़ा विरोधी अहमद चप बना। अहमद चप के अनुसार एक सुल्तान को शासन की नीति के अनुसार ही शासन करना चाहिए। अगर वह असफल है तो उसे सत्ता को त्याग कर शांतिपूर्ण समय व्यतीत करना चाहिए। परंतु जलालुद्दीन अहमद चप की इस नीति से संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी उदारता की नीति को जारी रखा। उसकी इस नीति का प्रभाव उसकी शासन सत्ता पर भी हमें देखने को मिलता है। रणथंबोर पर किया गया उसका आक्रमण असफल रहा। कारण यह था कि जलालुद्दीन खिलजी का मानना था कि शासन सत्ता के विस्तार के लिए वह किसी भी मुसलमान के रक्त को बहाना नहीं चाहता है। एक व्यक्ति के रूप में तो यह निर्णय बहुत अच्छा था, परंतु एक शासक के रूप में यह निर्णय हम उचित नहीं मान सकते हैं। उसके उदारता के से अलग मात्र एक ऐसा उदाहरण मिलता है जहां पर उसने एक शासक के रूप में कार्य किया, और वह इवेंट था मलिक सीदी का विद्रोह या सीदी मौला का विद्रोह, जिसके अंतर्गत उसने राजद्रोह की शंका के आधार पर ही सीदी मौला की हत्या करवा दी थी। उसके काल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना मंगोलों का आक्रमण रही। मंगोलों के आक्रमण का सामना उसने सफलतापूर्वक किया। पराजित होने के बाद मंगोलों को उनके देश वापस जाने का आदेश दिया गया, परंतु उलगु खां के नेतृत्व में कुछ मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और भारत में ही रहने का निर्णय लिया। इन मंगोलों को नवीन मुसलमान कहकर बुलाया गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना सल्तनत की दक्षिण पर आक्रमण की रही।
यह आक्रमण उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। परंतु यह आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के लिए हानिकारक साबित हुआ। कारण यह था कि दक्षिण की जो अकूत संपत्ति अलाउद्दीन खिलजी को मिली, उससे उसमें एक सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा जाग उठी। अलाउद्दीन खिलजी की इस महत्वाकांक्षा से अनजान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बुलावे पर उससे मिलने कड़ा पहुंचता है। अन्य खिलजी सरदारों ने फिरोज खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा के प्रति सचेत करने का भी प्रयास किया, परंतु अपने भतीजे के प्रेम, स्नेह एवं अंधविश्वास के कारण उसने समस्त खिलजी सरदारों के चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया और उससे मिलने कड़ा पहुंचा। परंतु फिरोज खिलजी की यह भूल उसके लिए प्राण घातक साबित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा फिरोज खिलजी की हत्या करवा दी और दिल्ली के सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के साथ ही खिलजी वंश में एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ और खिलजी साम्राज्यवाद का उदय हुआ। इसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।